हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एक बात देखने को मिलती है कि भले ही 302 यानी मर्डर के आरोपी को जमानत मिल जाए, लेकिन 304 बी जो डाउरी डेथ के आरोपी होते हैं, खास करके हस्बैंड, उनको जमानत नहीं मिलती। सालों साल तक हस्बैंड को 304 बी के मामले में जेलों में रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने अभी बहुत ही लेटेस्ट 11 नवंबर 2022 के ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। यह दोनों जजमेंट 498A और 304 बी के ऑफेंस से संबंधित हैं। और क्या इत्तेफाक है कि दोनों केसेस के फैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बिल्कुल एक समान फैक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत मतभेद को छोड़ करके। और दोनों में सेम डे हस्बैंड को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया। हाँ दोस्तों, 498A और 304 बी, इन दोनों धाराओं में तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही प्रैक्टिकल केसेस से संबंधित जानकारी है, इसलिए जोड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किन ग्राउंड्स पर 304 बी के मामले में हस्बैंड को जमानत पर रिहा किया गया। दोस्तों, दोनों मामलों में शादी 2019 में हुई थी और 2021 में उस महिला ने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड फांसी लगा करके किया था। जो पोस्टमार्टम में जो काज ऑफ डेथ आया था वो एक्सपाइक्सिया आया था ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, यानी हैंगिंग की वजह से सुसाइड किया। और दोनों ही मामलों में गले में जो हैंगिंग का लिगेचर मार्क होता है, उस लिगेचर मार्क के अलावा किसी भी तरीके की एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई थी। और जो एक बात और कॉमन थी कि दोनों ही मामलों के जो केस के फैक्ट्स थे, उसमें जो डाउरी की डिमांड थी वो मोटरसाइकिल थी। हाँ दोस्तों, मोटरसाइकिल की डाउरी की डिमांड को लेकर के टॉर्चर किए जाने का आरोप था। और जो एफआईआर लॉन्च की गई थी वो 498A, 304 बी आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और एक और खास बात थी कि दोनों ही मामलों में एफआईआर डिले दर्ज कराई गई थी। हाँ, यह जरूर था कि जो एक मामला था उसमें करीब 18 दिन डिले एफआईआर थी और जो दूसरा मामला था उसमें दूसरे दिन एफआईआर थी, एक दिन डिले एफआईआर थी। और एक मामले में जो आरोपी थे वो हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ थी। और दूसरे मामले में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड के साथ साथ एल्डर ब्रदर यानी हस्बैंड का बड़ा भाई जेठ भी उसमें आरोपी था। दोनों मामलों में एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है। और चार्जशीट में एक मामले में जेठ को बाहर कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और दूसरे मामले में ननंद को बाहर कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। चार्ज फ्रेम होता है और ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के दौरान मामला बेल पे पहुंचता है और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। दोनों मामलों की डिटेल आपके स्क्रीन पे है। एक का बेल एप्लीकेशन नंबर था 18,973/22 रामाधीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी और दूसरे का बेल एप्लीकेशन नंबर था 19,524/2022 सूरज यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये बेल एप्लीकेशन नंबर थे। अब साथियों, देख लेते हैं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन में किन पॉइंट्स पे आर्गुमेंट किया गया, किन पॉइंट्स को ज़्यादा रेज किया गया आर्गुमेंट में, और बेल देते समय हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके की बातें कही गई हैं। अनअकैडमी में 11 नवंबर से जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल कोर्सेज के बैचेज भी शुरू हो चुके हैं जो 3 महीने तक चलेंगे। अनअकैडमी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जाएंगी। जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज भी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अनअकैडमी के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा आगामी 1 साल तक ये जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज चलाए जाएंगे। 27 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं जो आगामी 6 मंथ तक चलेंगे। सो हरी अप, ज्वाइन द रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज।
20 अक्टूबर से एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैचेज भी शुरू हो चुके हैं 1 साल के लिए। तो जल्दी करिए, अनअकैडमी के इन बैचेज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए। कांग्रेचुलेशंस अनअकैडमी लर्नर्स फॉर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को पास किया है डिफरेंट रैंक्स में, सभी को अनअकैडमी की ओर से ढेर सारी बधाई। दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जब आर्गुमेंट हो रहा था बेल में, तो सबसे पहली चीज यही थी कि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लिगेचर मार्क। हाँ दोस्तों, गले में जो फांसी के फंदे का जो रगड़ का निशान था, उसके अलावा पूरी बॉडी में किसी भी तरीके की एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। जो दूसरा पॉइंट था कि एफआईआर डिले लॉन्च कराई गई है एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले। विलंब से एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई उसका कोई भी स्पष्टीकरण एफआईआर में नहीं है। और जो तीसरी बात थी, जो दोनों में सेम था, कि देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन। हाँ दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जो डाउरी की जो एफआईआर होती है, चाहे डाउरी डेथ का मामला हो, चाहे हरेसमेंट और क्रुएलिटी का मामला हो, जो ज़्यादातर एफआईआर में एक ही तरीके की स्टोरी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद दहेज की मांग करने लगे, दहेज की मांग को लेकर मारते पीटते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे सारे ससुराल वाले मिलके, और इस तरीके से उसको फला तारीख घर से बाहर निकाल दिया, सारा सामान छीन लिया। और अगर डेथ का मामला है तो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर लिया या खुद ही फांसी लगा के टांग दिया। इस तरीके के जनरल एलिगेशन एफआईआर में होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 98A में जो जजमेंट्स आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, वह यह कहा जा रहा है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो मामला आपका एस्टेब्लिश नहीं होगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। कई चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश की गई हैं, लगातार मैंने उस पर वीडियोस बनाए हैं। तो इन दोनों मामलों में भी बेल के आर्गुमेंट करते समय कहा गया कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक एलिगेशन। ससुराल में किस व्यक्ति के द्वारा, पति, सास, ससुर, उनके द्वारा किस किस तारीख को किस किस तरीके से टॉर्चर किया गया, इस बात का कोई जिक्र नहीं है, यानी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। दीज आर द जर्नल एलिगेशन, सामान्य और एक जर्नल एलिगेशंस हैं। तो ये बातें आर्गुमेंट में कही गई और डिनाई किया गया कि कोई भी डाउरी की डिमांड नहीं की गई, किसी तरीके से टॉर्चर नहीं किया गया, ये सारी बातें कही गई। दोस्तों, इस तरीके से आर्गुमेंट सुनने के बाद और दूसरी तरफ से जो एजीए होते हैं, जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, स्टेट काउंसिल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल, तो उनके अधिवक्ताओं की भी आर्गुमेंट सुनने के बाद उन्होंने तो ऑब्वियस अपोज करेंगे बेल का। ये सारी सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ट्रायल पेंडिंग है, इतने दिनों से हस्बैंड जेल में है। मैं ये भी यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि सास ससुर की भी बेल दी गई, और एक मामले में पहले हस्बैंड की बेल दी गई, दूसरे मामले में सास ससुर की पहले हो चुकी थी और बाद के हस्बैंड की बेल दी गई। तो यह कहा गया कि चूंकि ट्रायल पेंडिंग है, इतने दिनों से ये जेल में हैं, इसलिए अब जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ, कुछ कंडीशंस बेल में ज़रूर लगेगी, जैसा कि नॉर्मल लगाया जाता है कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, ट्रायल में कोऑपरेट करेंगे। जब भी पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में तो पर्सनली अपीयर होंगे, जैसे चार्ज की स्टेज पे और एविडेंस के बाद 313 जो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज की स्टेज आती है, उस स्टेज पे इस तरीके से जब भी कोर्ट बुलाएगी तो हाजिर होंगे। ये कंडीशन इम्पोज करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी 11 नवंबर को, लास्ट वीक, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, दोनों मामलों में ना सिर्फ सास ससुर बल्कि पति को भी दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोनों केसेस का जजमेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई मामला आपका चल रहा है तो आप इन केसेस का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल